हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल स्कॉलर्स पर। हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था इंटरनेशनल रिलेशन का मीनिंग। इस वीडियो में हम पार्ट 2 में नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2 ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। डेविड ईस्टन ने एक डेफिनेशन दी थी पॉलिटिक्स को लेके। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स इज एज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज। ये डेफिनेशन उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स एनालिसिस को डिस्कस करते हुए उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, जिसका मतलब ये था कि अथॉरिटेटिव का मतलब था कि सम सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ द फोर्स। लेजिटिमेट यूज ऑफ द फोर्स का मतलब होता है कि द फोर्स हैज बीन यूज्ड इज जस्टिफाइड एंड एक्सेप्टेड। वैल्यूज का मतलब है डिजायर्ड कंडीशंस, कुछ चीजें ऐसी जो सबके ऊपर बाइंड होती हैं। इसको अगर साथ में समझने की कोशिश करें तो पीपल फॉर्म सर्टेन ग्रुप्स टू सिक्योर द डिजायर्ड कंडीशंस विच लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट। कुछ लोग इकट्ठे होके कुछ बाइंड करके कुछ तय करते हैं जो सबको मानना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं थ्रू पावर। और इस सारे प्रोसेस में ये डिफरेंट जो ग्रुप्स बनते हैं ये एक दूसरे के साथ जो है पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। और सेम सिचुएशंस जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी जो है अप्लाई होती है। तो डेविड ईस्टन की इस डेफिनेशन से हमें समझ आया होगा कि इट इज अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑल्सो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसमें सबसे पहले सॉवरेन नेशन स्टेट्स आर द प्राइम एक्टर्स। आप ये बात समझ लीजिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ह्यूमंस करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशन स्टेट्स आर द एक्टर्स। नेशन स्टेट्स जब तक चाहेंगे वो वॉर नहीं होगी, जब वो चाहेंगे तभी वॉर होगी। अगर वो चाहेंगे पीस बनानी है तो पीस बना के रखेंगे। तो नेशन स्टेट्स ही हैं जो चाहती हैं विच मेक पीस और वॉर इन द वर्ल्ड। आप देखिए कि देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनकी भी जो एक्टिविटीज है वो रेगुलेट करती हैं, कौन करता है? सॉवरेन स्टेट्स। उन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई और नहीं है, सॉवरेन स्टेट्स ही उसका पार्ट होती है। दैट इज व्हाई इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है स्टेट्स, नेशन स्टेट्स आर द primary actors. Second is the objective. What is the objective? Objective is to protect the national interest. So every action being performed at the international level, it is motivated by the self interest of every nation. हर एक नेशन का कोई ना कोई अपना एक इंटरेस्ट होता है जिसके लिए वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्ट करता है। इंटरेस्ट जो हैं दे आर डायनेमिक, वो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से नेशंस जो हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दूसरी स्टेटों के साथ अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एडजस्ट और एकोमोडेट करते हैं, प्लस माइनस करते रहते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। थर्ड, पावर एज मीन्स एज वेल एज एंड। So to protect their respective national interest, every state must have power. अपने इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए हर एक स्टेट का पावरफुल होना, अपने आप को पावर मैक्सिमाइज करना स्टेटों की जो है एक ड्यूटी बन जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि उस पावर को पाने के लिए कई तरह के मीन्स जो है स्टेटें हथकंडे अपनाती हैं, वो एक तरह का उसकी भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन उस मीन्स के बाद फिर जो एंड है, वो क्या है? वो भी किसी न किसी तरह पावरफुल होना ही दर्शाता है। तो मीन्स भी ऐसे हैं जो पावर की तरफ बढ़ रहे हैं और एंड रिज़ल्ट क्या है? पावरफुल होना। जैसे कि प्रिपेयरिंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, वॉर चाहे नहीं हो रही है, लेकिन आपको अपनी मिलिट्री जो है प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके करते रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो पावर एज़ ए मीन्स एज़ वेल एज़ एन एंड। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज कॉपरेशन आर द कंडीशंस। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ पुराने तरीके की तरह सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं पढ़ते हैं। आज की डेट में वी आल्सो स्टडी दी कॉपरेशन एज वेल। सो इंटरेस्ट जो हैं वो मे बी कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल ईच अदर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कई बार जो स्टेटें आपस में उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो कंपैटिबल भी हो सकते हैं, इनकम्पैटिबल भी हो सकते हैं। अगर इनकम्पैटिबल हैं तो वो टेंशन का कारण बनती हैं और
अगर कंपैटिबल हैं तो एक दूसरे के साथ जो है अकोमोडेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज़ क्वेस्ट फॉर द कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन। ये सब सब स्टेटों को पता है कि वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है? एक्सेप्ट वो बड़ी पावर्स जो हथियार बनाती हैं, जो देश हथियार बेचते हैं, बनाते हैं, उनको छोड़ के वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा किसी को नहीं होता है। सो स्टेटें हमेशा ये कोशिश करती हैं कि जो है इन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रेज़ोल्यूट किया जाए, इनका समाधान ढूँढा जाए। कोशिश यही रहती है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो समाधान ढूँढा जाए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ऐसी कोशिशों को भी पढ़ना जो है, ऐसा नेचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, चाहे वो ग्रुप बना के किसी को मीडिएट करना है या फिर बड़ी पावर के एली होने के नाते कोई वो पावर आपके बिहाफ पे बातचीत करे या आपको पावर परसेप्शन जो है ग्रुप्स में रह के जब बनती है उसके उससे भी आप जो है कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इट इज़ अ कंटीन्यूअस इंटरैक्शन अमंग द नेशंस। सो नेशंस जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन में कंटिन्यूअसली रहती हैं, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेके एक दूसरे के साथ डील कर रही हैं। जनरली दे साइन एग्रीमेंट्स विद ईच अदर फॉर ट्रेड, फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़। हमने देखा कई बार होती हैं मिलिट्री की एक्सरसाइज़ेज़ 2 देशों के बीच, एक दूसरे की मिलिट्री को स्ट्रेंथन करते हैं, रिसोर्सेज़ और उसका बेनिफिट लेते हैं एक दूसरे के रिसोर्सेज़ से। फिर कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, तो कहीं न कहीं देयर एक कंटीन्यूअस इंटरेक्शन जो है देशों के बीच में, नेशंस के बीच में, वो बना रहता है हर एक सेक्टर को, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अब बहुत सारे विषय आ गए हैं, तो एक दूसरे के साथ डील करना इनके लिए ज़रूरी भी है और एक नेसेसरी कंडीशन भी है। सो उससे क्या होता है कि दे हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड दे बाइंड ईच अदर। तो ऐसी एक्सरसाइजेज़ बार-बार डीलिंग करने से आपस में जो विश्वास है, वो भी बढ़ता है और एक दूसरे के साथ वो बाइंड भी होते हैं। सो मैंने बताया कि ये इंटरेक्शन कई लेवल्स की हो सकती है, ठीक है? उस कई लेवल्स की इंटरेक्शन के बारे में भी हम जो है ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस का जो नेचर रहता है उसको भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन हम देखेंगे कि देयर इज़ चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी वर्ल्ड का इवेंट जो है वो इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, कल्चर को इम्पैक्ट करता है और वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करता है। आप देखिए चाहे इज़राइल हमास की जो है कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, कहीं न कहीं इकोनॉमीज़ जो हैं वो इम्पैक्ट रहती हैं, चाहे हमें डायरेक्टली वो उस चीज़ का पता रहता है, चाहे नहीं रहता नागरिकों को। लेकिन एट द स्टेट लेवल एज़ ए स्टेट्समैन हमें पता होता है कि हमें इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। हमें कई बार आपने देखे होंगे कई सेमिनार्स हुए कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडिया। तो ऐसे करके कोई भी इवेंट देश भर में कहीं पे भी हो रहा है, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं रहता है। सो जो चेंजेज़ हैं वर्ल्ड में, वो बड़ी हाई लेवल के साथ हो रहे हैं। कहीं न कहीं सब देशों में कोई न कोई चीज़ की रिसर्च चल रही है, तो चेंजेज़ हो रहे हैं। जैसे मेट्रो जो है ट्रेन हमारे इंडिया में अभी जो है 2005 में ही हमने ली, लेकिन वो जापान और बड़े देशों में पहले से चल रही है, ठीक है? तो हर एक चीज़ का जो डायमेंशन है उसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। जैसे टेररिज़्म है, पता नहीं कब कोई जो टेररिस्ट अटैक किसी भी देश पे हो जाए, ठीक है? अमेरिका में हुआ 9/11 हमने देखा, इंडिया में टेररिस्टिक अटैक हुए और क्लाइमेट चेंज ये भी जो है एक ऐसे विषय हैं जो वर्ल्ड में फटाफट से चेंज हो रहे हैं और इनको एड्रेस करना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दे आने वाले समय, आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को भी इम्पैक्ट करेंगे। अगर इसको अभी नहीं सँभाला गया तो व्हाट व्हाट काइंड ऑफ आंसर वी विल गिव टू आवर जनरेशंस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियरल स्टडी। तो हमें इंटरनेशनल रिलेशन की रियलिटीज़ को समझने के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच का जो है सहारा लिया। सो बिहेवियर ऑफ द नेशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, लाइक चाहे उनका नेशनल इंटरेस्ट बदल गया, चाहे उनकी लीडरशिप बदली है, चाहे उनकी लीडरशिप जो डिफरेंट आइडियोलॉजी की आज थी वो चेंज होके अब दूसरी आइडियोलॉजी की लीडरशिप आ गई है। तो उस हिसाब से जो है बिहेवियरल जो बिहेवियर को स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर को, स्टेट्स के बिहेवियर को, इट इज़ ओवरऑल द ह्यूमन्स ना व्हिच आर जो है वो स्टेटों को चला रहे हैं। सो एम्फेसिस ऑन द बिहेवियरल अप्रोच। आगे देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़। अब
अब देखिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेशनल रिलेशन डिफरेंट सब्जेक्ट रखने से आपका सारा मकसद जो है वो हल नहीं होता है। यू हैव टू टेक इनटू केयर द ज्योग्राफिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक एटसेट्रा फैक्टर्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। So the scholars have to take the help of the experts from these subjects also. For example, आपको कंट्रीज के बीच में जो आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिलेशंस की बैकग्राउंड को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप उनको फ्यूचर से जो है वो डील कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि अमेरिका में नई सरकार बनती है, तो बातचीत क्या चल रही है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि पुराने टाइम के ऊपर अमेरिका और इंडिया के संबंध कैसे थे और अब कैसे होने वाले हैं जब ट्रंप 2.0 गवर्नमेंट आई है। तो ऐसे ही हमें हिस्ट्री के स्कॉलर्स का हिस्ट्री का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है। देन डेवलपमेंटल नेचर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो एलपीजी पॉलिसी आई हमारे यहाँ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़, उसके बाद स्टेटों ने डिस्प्यूट्स की जगह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रेफ़र करना शुरू कर दिया, डिस्प्यूट्स को कम करना शुरू कर दिया, छोटी-छोटी बातों पे लड़ना, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सो नाउ स्टेट्स आर इंडल्जिंग इन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सो दे आर ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रुप्स लाइक ब्रिक्स। ब्रिक्स नेशंस में आसियान है, बिम्स्टेक है, इंडियन ओशियन रीजन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करके इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि अब ग्रोथ हो, अब डेवलपमेंट हो, अब इकोनॉमी आगे बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही है और लोगों को रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज तभी आएँगे जब डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस जो है, इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी ठीक होगा। Then there is a decline of the colonialism after World War II। जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की बहुत सारी देशों को आज़ादी मिली, वो फ्री हुए एज ए कॉलोनीज जो ऑक्यूपाइड थे, और उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है उन्होंने अपना क्वेस्ट स्टार्ट किया, एंड उन्होंने दे टुक मेंबरशिप ऑफ द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट रोल। उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट पेश करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने एक नॉन अलाइन्ड पॉलिसी को अपनाया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर कोल्ड वॉर चली हुई थी। वन ब्लॉक वाज लेड बाय कैपिटलिस्ट, लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड अदर वाज द सोशलिस्ट लेड बाय सोवियत यूनियन। तो ऐसे में उस समय के दौरान जो इंडिपेंडेंट नेशंस हो रही हैं, वो अपने आप को किसी के साथ ना जाने के लिए, क्योंकि उनको दोनों देशों से फ़ायदा लेना था। तो उसके बाद हम देखते हैं टेंडेंसी ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन। ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के नेचर में आता है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव फॉर्म्ड देयर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। उनके अपने रीजनल इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए, लाइक सार्क, साउथ एशियन नेशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जैसे आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप है, ब्रिक्स है, डेवलपिंग इकोनॉमीज है, एक जैसी इकोनॉमीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ये नेचर में आता है। तो अब हम देखेंगे कि देयर इज़ अ डायनामिक नेचर ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी इवेंट हो रहे थे, वो सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी जो थी, वो यूरोप के आस-पास घूम रही थी। तभी हम उसको कई बार टर्म यूज़ करते हैं यूरोसेंट्रिज्म। तो यूरोप के आस-पास हो रहा था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो बड़ी पावर्स थी वो 2-3 तो यूरोप में थी, P5। तो जिन्होंने बाकी पूरे वर्ल्ड की छोटे-छोटे देशों को कॉलोनीज़ बना रखा था। सो विद द एडवेंट ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट नेशन, नई नेशंस बनने के बाद द जो यूरोपियन नेशंस का इन्फ्लुएंस था वो डिक्रीज़ होता गया। ये जो नई-नई देश आज़ाद हुए थे, these nations were earlier called as the third world nations, समटाइम्स डेवलपमेंट के नज़रिए से तो उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कहते थे, आजकल ग्लोबल साउथ भी कहते हैं। उन्होंने एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है, अपनी इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन अलाइन्ड मूवमेंट शुरू की। इंडिया भी उसका एक फाउंडिंग मेंबर था। तो एज़ अ रिज़ल्ट जो है, वो जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज किया गया। और उसके बाद इन सभी देशों ने इकट्ठे होके एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की जो है बात रखी, कि उसके बाद जो है NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में इन देशों को अपने आप को डेवलप करना था, प्रोटेक्ट भी करना था, और अपने सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे ये देश। तो ये रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके। अब सम अप करते हैं दोस्तों फिर से, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में सॉवरेन स्टेट्स जो हैं वो मेन एक्टर्स हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पावर जो है एज़ ए मीन्स भी हैं और एज़ एन एंड भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट
उसका रेज़ोल्यूशन पढ़ना और कोऑपरेशन को भी देखना, ये दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन और कोऑपरेशन, ये दोनों कंडीशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। बिहेवियरल स्टडीज़ के ऊपर एम्फेसिस है, ह्यूमन रिलेशन को समझना पड़ेगा, नेशंस के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, व्हाई नेशंस बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। Then it is interdisciplinary, it is analytical, and there has been use of scientific methods to study the international politics. थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 जिसमें स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे। मेरा फिर से आग्रह है, अगर आपने जो है इंटरनेशनल इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएँ भी, अगर कुछ आप स्पेशल इश्यूज़ के ऊपर भी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं होगी तो हमें भी जो है उसको डाइवर्सिफ़ाई होने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। Thank you. Hello students, if you are new to this channel, kindly do not forget to like, subscribe and share this channel, and also do not forget to press the bell icon. Thank you.